किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। नमस्कार, मैं हूं आपका मोहित बरुआ और आप देख रहे हैं बरुआ का शो मच को ऑन। आज शो मच के पुराने रंगकर्मी बंगला थिएटर के तपन बनर्जी। चलिए आइए मिलाते हैं तपन बनर्जी से। नमस्कार तपन बनर्जी जी। नमस्कार। तो मैं सबसे पहले ये आपसे जानना चाहता हूँ, आप किस सन से बंगला थिएटर को में ज्वाइन किया और आपने रंगमंच किया? मैं सन 1969 से मैंने बंगला एक क्लब फॉर्म किया मैंने। अच्छा, उस क्लब का क्या चार लोगों के साथ। हाँ, एक तीनों घटक थे। हाँ, तीनों घटक। एक मैं था, एक बीएन मुखर्जी थे, एक रतन बोस थे, एक गणेश भट्टाचार्य। हम ही लोगों ने मिलकर क्लब को फॉर्म किया। क्लब था नवारुण नवारुण क्लब हम लोगों ने फॉर्म किया और उसी पर हम लोगों ने नाटक वाटक शुरू किया। तो पहला नाटक आपने कौन सा शुरू किया? पहला नाटक हमने किया है अंतरीन। किसके निर्देशन में किया? ये बंगला जितने भी नाटक हुए हैं, हाँ। सब तीनों घटक इन्होंने डायरेक्शन दिया है। अच्छा अच्छा। तो पहले आप अभिनय में, उसके बाद आपने डायरेक्शन भी किया? डायरेक्शन नहीं दिया। अच्छा, तो कौन कौन से बंगला नाटक किए? बंगला नाटक जो कि 30-32 हमने किए हैं। अब इनका नाम बताना तो बड़ा मुश्किल है। अच्छा अच्छा। तो सबसे अच्छा नाटक आपने कौन सा आपको लगा कि आपने ये इस पे अच्छा अभिनय किया? कुछ याद है आपको? नोटी विनोदिनी। अच्छा, ये बहुत ही सुंदर नाटक था। अच्छा, आप हिंदी में भी किए क्या नाटक? हाँ, हिंदी में भी। हिंदी में कौन कौन से किए? हमने हिंदी में 3 नाटक किए। और उसमें एक था आजकल, एक था बिन बाती के दीप। हाँ, बहुत अच्छा नाटक था। आजकल, बिन बाती के दीप और आखिरी सवाल। ये 3 नाटक हमने हिंदी में किए। इसका डायरेक्शन दिया है दीपक विश्वास ने। हमने नाटक देखा लाजपत में, बिन बाती के दीप और आखिरी सवाल। बंगला का तीनों घटक ने दिया है। हाँ। हिंदी का दीपक विश्वास ने। तो अब देख रहे हैं कि आप बंगला में कर रहे हैं, थिएटर भी किया आपने, अब तो हो रहे। तो बंगला का कल्चर जो थिएटर का मर क्यों रहा, कि वो यहाँ कानपुर में देखने को नहीं? देखिए, पहले और कोई सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं था। अच्छा। हाँ, न इतना टीवी का प्रचलन था। हाँ, न टीवी था, न आपका लैपटॉप था, न मोबाइल था। इसे इतना प्रचलन नहीं था, इसलिए लोग अपना टाइम डिवोट करते थे। लोग पैसा लगाते थे नाटकों में और समय देते थे। 3-3, 4-4 घंटा आके समय देते थे। और अब टाइम बिल्कुल बदल गया है। अब ये टीवी, लैपटॉप और मोबाइल का ज़माना आ गया है। लोग अब उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेता है कि जाके नाटक करें या नाटक देखें। देखने का भी इंटरेस्ट नहीं है। सब घर ही में एंटरटेनमेंट उनका हो जाता है। मोबाइल, टीवी है, मोबाइल है, लैपटॉप है, इसी में वो लोग अपने को मस्त रखते हैं। नहीं तो अब आने वाली पीढ़ी में जो बंगला के कलाकार हैं, जो लड़के हैं, वो बंगला थिएटर करना क्यों नहीं चाहते? क्या उनको? यही तो बता रहे हैं कि उन लोगों को अब कोई शौक नहीं है। उन लोग वो सब अपने टीवी पे देखते हैं और सब लैपटॉप पे और मोबाइल वगैरह में ये सब अपना उसी में टाइम निकाल लेते हैं। उनको कोई शौक नहीं है अब नाटक वाटक में, बिल्कुल अब शौक। तो आने वाला टाइम ऐसा लगता है कि बंगला थिएटर एकदम समाप्त हो जाएगा? बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। पहले कितने 80 के दशक में कितने नाटक हुआ करते, यात्रा होती थी। हाँ, दुर्गा पूजा में नाटक होते थे। तो अब एकदम से लगता है कि बंगला का कल्चर जो थिएटर आस्ते आस्ते समाप्त हो जाएगा। तो पहले जो आप लोग रिहर्सल करते थे, लोग आते थे, उस समय के दौर और इस समय के दौर में क्या अंतर नजर आया आपको? अंतर है कि पहले हम लोग पूरा डिवोट करते थे, पैसा अपना लगाते थे
इतना इंटरेस्ट था कि अपना जेब से पैसा लगाते ये थे। शौक था। अपना इतना शौक था। हम लोग 4-6 घंटा 8-8 घंटा टाइम देते थे। अब वो सब तो खत्म है। अब तो लोग अपना घर में एंटरटेनमेंट, घर का एंटरटेनमेंट है टीवी, लैपटॉप, मोबाइल, इसमें लोग व्यस्त हैं और एक पैसा नहीं खर्चा करना चाहते हैं नाटक में, न समय खर्चा करना चाहते हैं, न टिकट खरीद के देखना चाहते हैं। बिल्कुल उनका इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। तो आप लोग जो पहले करते थे उस समय आपके जो अच्छे निर्देशक के साथ साथ किए, और आपके कलाकार कौन कौन अच्छे थे जो आपके साथ रहे, काफी साथ रहा उनका, उनके बारे में कुछ हमारे बताएं? कलाकार तो जो आपके साथ के थे, सहयोगी आपके साथ जिन्होंने, मोहम्मद भौमिक थे, भूमिका, हाँ, और महिम भौमिक थे, और अनिल चैटर्जी थे, हाँ, और उसके बाद गणेश भट्टाचार्य थे, दीपक विश्वास भी। विश्वास तो थे। आपने सुधीर दास के साथ कोई नाटक नहीं किया? सुधीर दास नहीं, सुधीर दास हम लोग को लाइट वाइट का इंतजाम सब स्टेज हाँ, का करते थे, लाइट हाँ, करते थे, ये सब करते थे, लेकिन उनके साथ नाटक नहीं। उनके साथ नाटक नहीं किया। वो भी नवारन में थोड़ा जुड़े रहे लाइट एक्ट के लिए। हाँ, ये सब हम लोग से इंटरेस्टेड थे, हम लोग से दोस्ती हाँ, थी बहुत, उनका भी एक नाटक- अलग ग्रुप था। बस वो अपना ये लाइट वाइट का इंतजाम, ये सब पूरा स्टेज का काम करते थे, लेकिन नाटक नहीं किया। मगर कानपुर में तब बंगला का बड़ा कई संस्थाएं थी, बहुत जोर कई था संस्थाएं। बंगला का। चेना और चेना था, आप लोग का था, नवारुण था, और अरमापुर के भी कई हाँ, थे हैं। तो इस समय एकदम सब जितनी भी संस्थाएं हैं बंगला की, सब समाप्ति है समझिए एक तरह से। सब अब सब समाप्ति है। है ना। ये तो आपको तो आपने, और इसके अलावा आपने क्या स्पोर्ट्स में भी आपने कुछ? हाँ, स्पोर्ट्स में हम तो रेलवे की तरफ से खेलते थे। हम इंटर रेलवे 15 साल तक हमने 1958 से लेकर 73 तक 15 साल हमने इंटर रेलवे क्रिकेट खेला है। अच्छा, उसके बाद जब खेल खत्म किया है तो अनवरगंज में एक टीम बनाया है, उसका मैं लीडर था, मैंने कैप्टन था। हाँ। और यंग बच्चों को लेके, यंग लड़कों को लेके एक टीम बनाया था। वो हम लोग तमाम उन्नाव लखनऊ तक हम लोग मैचेस खेल के आए हैं। अच्छा, इसके अलावा हमने यहाँ बड़े अच्छे टूर्नामेंट्स करवाया। 7 ए साइड फुटबॉल टूर्नामेंट है, जी शेयर मेमोरियल, जी शेयर हमारे बॉस थे, उनकी डेथ हो गई थी। उनके नाम से, वो बहुत इंटरेस्टेड थे स्पोर्ट्स वगैरह में, उनके नाम से जी शेयर मेमोरियल टूर्नामेंट के नाम से 7 ए साइड फुटबॉल टूर्नामेंट करवाया था, जिसमें एक से एक टॉप फुटबॉल प्लेयर्स खेलते थे यहाँ पर। ये बहुत अच्छा चला था, काफ़ी नाम हुआ था उसका 7 ए साइड फुटबॉल टूर्नामेंट। तो आप किक्रेट के प्लेयर थे? हम तो क्रिकेट से, फुटबॉल नहीं खेला? ना। क्रिकेट में शौक, हम और क्रिकेट बच्चों को सिखाया भी आपने? हाँ। मतलब रिटायर के बाद आप कल्चर में लगे रहे। इस समय आप क्या कर रहे हैं? इस समय घर में, इस घर में घर पे ही हैं। हाँ। तो अब एज बहुत हो गई है, हाँ। तो इसलिए अब कोई एक्टिविटी तो है नहीं। अच्छा। हाँ, बड़ी वजह। आपने बच्चों को सिखाते भी थे आपने? हाँ, बच्चों को सिखाते थे। तो आपने कैप्टनसी की कि आप प्लेयर रहे अपनी नहीं, टीम में? हम वहाँ इंटर रेलवे में तो हम प्लेयर थे, हैं। और यहाँ पर जो हमने किया था टीम, उसमें हम कैप्टन थे। कैप्टन। हमारे अंडर में काफी लोग थे। किस आपका क्लब का क्या नाम था तब उस समय, जिस क्लब से आप खेलते थे? वो तो इंटर रेलवे खेलते थे हम। नहीं, बाहर जब रिटायर के और बाद? जब रिटायर के बाद हम लोगों ने रेलवे क्रिकेट क्लब ही नाम दिया था। अच्छा। रेलवे क्रिकेट क्लब, और उसी में हम लोग खेलते थे। और ये यहाँ लीग टूर्नामेंट वगैरह में हम लोग पार्टिसिपेट करते थे। आप किस सन में रिटायर हुए? हम रिटायरमेंट 97 में, 1997। काफी लंबा पीरियड हो गया। 23 साल हो गए। 23 साल हो गए। तो आप यहाँ यही रेलवे में थे, यहाँ पे कानपुर की कहीं बाहर से थे? नहीं, कानपुर में हम थे यहाँ 92 तक। उससे पहले 92 के बस 62 से लेके 92 तक हम यहीं कानपुर में। उसके बाद आपका उसके बाद हमारा प्रमोशन हुआ, गोंडा चले गए। 92 में हम गोंडा चले गए, 2-2.5 साल वहाँ रहे। उसका फिर एक प्रमोशन हुआ, लखनऊ आ गए। सीनियर सेक्शन इंजीनियर लखनऊ आ गए।
तो लखनऊ में लास्ट में 97 में हम लखनऊ से रिटायर किए। अच्छा, लखनऊ से रिटायर किया। और अपॉइंटमेंट का कानपुर में था तब, पहला अपॉइंटमेंट जो आपने किया? हाँ, फर्स्ट जो हमारा वो हुआ भर्ती कानपुर में ही, कानपुर में ही किया। कानपुर में ही हमको पोस्ट किया। अच्छा। नहीं, वैसे 4 साल हमारी ट्रेनिंग हुई थी। हम अप्रेंटिस इंजीनियर हम सिलेक्शन हुआ था गोरखपुर में, हमारा 4 साल ट्रेनिंग हुआ था। ट्रेनिंग के बाद हमको पोस्ट किया था कानपुर में। 1962 में हम कानपुर में, 58 में एडमिट नौकरी में आए। 62 में हम अप्रेंटिसशिप खत्म हो गया। 62 में कानपुर में पोस्टिंग हो गई। तो कानपुर में पोस्टिंग कहाँ पे थी आपकी? कहाँ? अनवरगंज स्टेशन में थी। तो फिर उसके बाद आपने थिएटर ज्वाइन किया कि? हाँ, उसके बाद 69 में हमने ज्वाइन किया। अच्छा, तब तो बंगला थिएटर ज्वाइन किया हमने उस समय। तो उस समय आपके साथ तो काफ़ी लोग रहे और आपने नाटक भी किया। तो उनके साथ जो कुछ यादें हो, जो आपने कुछ घटनाएं हो जो आपको मेमोरी में याद हो, कुछ बता सकते हैं उस समय की यादें? किसी के साथ आपकी कोई ऐसी घटना हुई है जो आपको अब भी याद आती है? तो नहीं, ऐसा तो कुछ बंगला नाटक में कुछ डायलॉग्स हो जो आपको याद हो? डायलॉग तो बिल्कुल नहीं याद नहीं है, सब भूल चुके, मेमोरी वीक हो गई है। तो एक उम्र हो जाती है, डायलॉग तो भूल चुके हैं। तो आपके जो ऐसा कोई विशेष कोई इंसिडेंट भी नहीं हुआ जो याद रखने लायक। तो आपके जितने भी साथी आपके साथ काम कर, अब भी वो लोग हैं कि कुछ लोग नहीं रहे? हाँ, कुछ लोग नहीं रहे। जैसे हमारे डायरेक्टर टी घटक यही खत्म हो गए, गणेश भट्टाचार्य यही खत्म हो गए, रतन दा भी नहीं रहे, रतन बोस भी खत्म हो गए, जैसे काफी लोग खत्म हो गए। उनका भी मैंने सम्मान किया। मुखर्जी ये खत्म हो गए, खत्म हो गए। मगर सुधीर दास भी हैं अभी इस समय, तो वो भी एज ज़्यादा हो गई तो ज़्यादा घर से निकल नहीं रहे वो। उनका भी हमने इंटरव्यू लिया था। अच्छा। तो हाँ, वो भी बहुत काफ़ी थिएटर के बारे में बात करा। तो वही, इस समय आप मतलब कि रिटायरमेंट का आनंद है। तो इस समय परिवार में आपके साथ कौन कौन है? परिवार में मैं हूँ, मेरी वाइफ है, मेरा लड़का है। अच्छा। और उसकी वाइफ है और उसका लड़का है। उनके क्या बच्चे हैं? हमारे लड़के की हाँ। एक लड़का, सब लोग एक ही साथ आप लोग हैं? और हमारा भी एक लड़का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारे इस शो मस्ट गो ऑन में आपने हमारा साथ दिया। तो और भी कुछ अगर दर्शकों को कुछ बताना चाहें तो आप बोल सकते हैं। दर्शकों को बताना क्या है, यही है कि अपने अगर आप नाटक वाटक में इसमें अगर इंटरेस्ट हो, हाँ, तो इसी में रहें। इससे खुराफात या गलत काम में ध्यान नहीं जाता है, अच्छे काम में लोग समय व्यतीत करते हैं। नाटक वाटक हो या स्पोर्ट्स हो, इसमें जाने से और दूसरी तरफ लोग भटक। अच्छा, ये किस किस अभिनेत्री के साथ काम किया जो बंगला थिएटर में थी? प्रीति अग्रवाल थी और बानी जी भी साथ किया? बानी विश्वास, हाँ, और सपना बसाक, और अंजलि चटर्जी, और ऐसी कई थे। कई बंगला पात्र में थे। हाँ। तो मैं आप तो कुछ चीजें आपको शायद याद नहीं, तो मैं चाहता हूँ कि आपके बेटे को बुलाता हूँ, आप आपके बेटे से कुछ बात आपके बारे में पूछता हूँ। हाँ। आइए दादा। नमस्कार। नमस्कार। अपना नाम और परिचय बताइए। हाँ, मैं सलील बैनर्जी, मैं श्री तपन कुमार बैनर्जी का पुत्र हूँ, कानपुर में ही हूँ, LIC में कार्यरत हूँ, भारतीय जीवन बीमा निगम में। जी, बरुआ जी। तो मैं चाहता हूँ कि पिताजी के बारे में कुछ घटनाएं जो पिताजी नहीं बता पा रहे हैं, हाँ। वो हम चाहते हैं कि आप बताएं, ताकि आपने देखा उनको। जी हाँ, अब उनकी उम्र हो गई है, मेमोरी लॉस हो गया, उतनी बातें याद नहीं रहती हैं। कुछ एक आध बड़ी इंटरेस्टिंग घटनाएं मैं आपको बता दूं। हाँ। अच्छा, इन लोगों को एडिशनल काम भी बहुत कुछ करना पड़ता था। अच्छा। ये नहीं बता पा, जैसे कि ये क्लब के ट्रेजरर थे। अच्छा। ट्रेजरर थे। तो और सिनॉप्सिस भी लिखते थे, सारे ड्रामास का सिनॉप्सिस लिखना भी इनका, मतलब केवल ड्रामेटिक एक्टिविटी नहीं होती थी, पोस्ट या प्री ड्रामेटिक एक्टिविटीज भी होती थी। जैसे कि सोविनियर जो बनता था उनको कंपोज करना, उसके लिए एड्स लेने जाना, उस समय एड्स एक बहुत बड़ी बात होती थी। तो इस तरह से बहुत से काम इन्होंने एक्स्ट्रा भी किए। स्टोरी की सिनॉप्सिस, 500 पन्नों की किताब को 2 पन्ने में उसकी स्टोरी लिखना, ताकि लोगों को समझ में आए। एक आध चीजें में ये मिस कर गए।
जैसे कोई कि घटना उड़ीसा, हो। हाँ उड़ीसा, इन लोगों ने जो कलेक्शन होता था, हाँ प्रोडक्शन कॉस्ट में ज्यादातर पैसा निकल जाता था, फिर भी उस समय में 80s में इन्होंने 10-10, 15-15 हजार रुपए साइक्लोन विक्टिम्स ऑफ आंध्र प्रदेश, बाढ़ विक्टिम्स, फ्लड विक्टिम्स ऑफ आसाम, वहां पे इन लोगों ने डोनेशन में दिया है, जो कि अपने समय में, उस समय इतना ज्यादा डोनेशन कोई नहीं देता था, हाँ। अपनी तरफ से क्लब से कलेक्ट करके गरीब लोगों को अनुदान दिया है। और एक दो घटनाएं याद आती हैं। एक मिस्टर सुमित थे, इन लोग का ड्रामा था और शायद अष्टमी का दिन था। सप्तमी के दिन में वो स्कूटर से आ रहे थे, उनका पूरा नाम मुझे नहीं आता, सुमित नाम था, उनका फ्रैक्चर हो जाता है स्कूटर से गिर के और उनका हाथ एक तरह से डिसलोकेट हो जाता है। अच्छा। शो मस्ट गो ऑन, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ हाँ। द बरुआ शो मस्ट गो ऑन। अब इसी टैगलाइन को लेते हुए हम आपको बताना चाहेंगे कैसे इन लोगों ने मैनेज किया विदाउट एनी प्रिपरेशन। अपने सीन्स तो इन्होंने किए ही फादर ने, उसके बाद उनके जो भी सीन्स थे उसमें डिफरेंट गेटअप में तुरंत जाके चेंज करके आना, पब्लिक को पता ना चले, बिल्कुल डिफरेंट गेटअप में इन्होंने वो एक्टिंग्स भी की। एक बहुत बड़ा ड्रामा हुआ था महाराजा नंदो कुमार। अच्छा, महाराज नंदो कुमार, उसमें वॉरेन हेस्टिंग्स का रोल हाँ। मेरे फादर ने किया था। वो एक विलेनस रोल था, वॉरेन हेस्टिंग्स अंग्रेज का रोल था। तो उसमें इनका मेकअप ऐसा था, मेकअप मैन मुझे अभी तक याद आ रहा, मिस्टर श्रीवास्तव, पहले तो अनिल श्रीवास्तव बाद में हो गए, उसके पहले उनके फादर मेकअप देते थे, मिस्टर अनिल श्रीवास्तव के फादर। उनका मेकअप ऐसा था कि जब मेकअप रूम में मेरी मदर गई तो मदर ने लोगों से पूछा मेरे हस्बैंड से जरा मिलवाइए, मुझे बात करनी है। और इतना जबरदस्त, आज के जमाने में सब कुछ आर्टिफिशियल प्लास्टिक से रिलेटेड मेकअप था, उस समय सब नेचुरल मेकअप होता था। तो एक ये घटना याद आती है। तीसरी घटना ये याद आती है आखिरी सवाल। आखिरी सवाल और बिन बाती के दीप, मैं थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूँ, किसी एक में हीरोइन ब्लाइंड थी, हीरोइन वॉज ब्लाइंड, और एक सीन ऐसा था कि फादर को उनको एक सीढ़ी से ऊपर की मंजिल से नीचे लेके आना था। सब कुछ ठीक था, रिहर्सल हो गया था, लेकिन ऑन लाइव शो, शायद लाजपत भवन में शो चल रहा था, चूंकि हीरोइन ब्लाइंड थी, उनको मेरे फादर पकड़ के, ये हीरो थे, उनके हस्बैंड थे, उनको पकड़ के नीचे ला रहे थे। ठीक उसी समय एक लैडर का एक पावदान निकल जाता है। जब निकल जाता है तो उस समय एक अद्भुत सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, जो कि पब्लिक के सामने वो ना उसमें प्रकाश में आए। इसके लिए इन्होंने तुरंत उस सीन को मैनेज किया। देखो, ये बोलते हुए, देखो आज सबने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, इस सीढ़ी ने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया, आओ इस तरफ से होकर के आते, कह के उस चीज को घुमाते हुए नीचे लेकर के आए। बाद में सबने इस चीज को बहुत अप्रिशिएट किया। ये सब ऑन द लाइन ऐसा हो जाता है। अच्छा, पहले के संगीत तो हम लोग तो रिकॉर्डेड करते हैं, अब तो रिकॉर्डेड होने लगे। और पहले जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। मुझे अपने बचपन की मेमोरीज हैं। ये लोग जब ड्रामा करते थे तो उसमें लाइव म्यूजिक होता था, और लाइव म्यूजिक के साथ अपने डायलॉग्स और अपने सीन्स को मैनेज करना एक बहुत ही अद्भुत कला होती थी। उसमें मिस्टर मुकुंद बैनर्जी फ्लूट पे थे, पारुल दास सितार बजाती थी, कुछ लोगों का नाम मुझे याद है, शेखर बैनर्जी, प्रणब बैनर्जी, लोग स्पेनिश गिटार और इलेक्ट्रिकल गिटार में बैठते थे। और कभी कभी दीपक विश्वास जी थे, वो तबला, जब उनके सीन्स नहीं होते थे वो तबले पे आकर के सहयोग देते थे। तो लाइव म्यूजिक के साथ जो इफेक्ट आता था वो एक अलग चीज होती थी। आजकल तो सब रिकॉर्डेड, प्री रिकॉर्डेड म्यूजिक, बीच में टुकड़े डाले जाते हैं। जी, अब नहीं, अब तो खाली, अब तो रिकॉर्डेड लगा दिया, बस चल रहा है। जी, हाँ। पहले संगीतकार साथ में बैठते थे। कुछ आपके पिताजी की और घटनाएं हो जो आप जानकारी हो तो हम दर्शकों को बताना चाहें। हाँ जी, एक घटना और मेमोरेबल, अब आपने पूछ लिया अचानक तो मुझको याद आ रहा है। दुर्गा पूजा का समय था और ड्रामा चल रहा था। ठीक षष्ठी के दिन, नहीं पंचमी के दिन इंफॉर्मेशन आती है कि इनके सगे बड़े भाई का अचानक देहावसान हो जाता है, अचानक उनकी मृत्यु हो जाती है, और वो भी कानपुर से बहुत दूर, दुर्गापुर में। फिर ये हुआ कि अब इनका रोल कौन करेगा, ये तो जा रहे हैं, और चूंकि बड़े भाई थे इसलिए मृत्यु में जाना भी बहुत आवश्यक था। शो भी है, जी शो भी है। तो ये किसी तरीके से उसी रात को, चूंकि रेलवे में थे इसलिए मैनेज करके पहुंचे, जगह मिल और हाँ जगह मिल गई और पहुंचे, और अगले ही दिन क्रियाक्रम के बाद तुरंत आए शो करने। शो नहीं ब्रेक होने दिया, और तीनों शो, सप्तमी अष्टमी नवमी तीनों शो किए। दिल में एक रोते हुए अंदर से टूट चुके थे, लेकिन उसके बाद भी, और उस समय उस वाला सीन कॉमेडी का था। ज्यादातर मेरे फादर कॉमेडी और विलन का रोल करते थे। एक और आपको बात बताऊं,
एक नए तरह का रोल किया था इन्होंने। जब बातें याद आ रही तो आपको बता दूं, एक चोखे आंगुल दादा एक फिल्म थी, अच्छा, चोखे आंगुल। चोखे आंगुल दादा, उसमें इन्होंने दानव का रोल किया था। जी, एक ढोलक टाइप का वो दिया गया था, मेकअप पूरा ढोलक टाइप का बनाया गया था, उसमें वो किया था, दानव का रोल किया था। तो वो भी उसमें अलग आवाज टोन चेंज करते हुए, नेजल टोन में आवाज डायलॉग्स बोलते हुए एक वो किया था। एक और बहुत अच्छा ड्रामा हुआ था जो कि बाद में ड्रामा कंपटीशन में भी गया था, वो था चित्तो विनिमय। चित्तो विनिमय मतलब होता है, उसका बेसिक थॉट मैं आपको अंडरलाइन बता दूं कि कैरेक्टर चेंज। एक उसका ओरिजिनल जो किताब है जिस पे बनी है, वो था स्वर्ण गोलक। ऊपर से शिव जी के नंदी और भृंगी दो सहयोगी होते हैं, उनके पास एक स्वर्ण गोलक होता है। वो स्वर्ण गोलक किसी तरीके से उनके हाथ से लुढ़क कर पृथ्वी में आ जाता है। उस गोलक का कैरेक्टर ये था कि जिसके हाथ से दूसरे के हाथ में जाएगा, दे विल चेंज द कैरेक्टर फॉर द टाइम बीइंग। तो इसमें यह था कि फादर मेरे एक जमींदार का रोल कर रहे थे और इनकी एक नटखट नौकरानी थी। तो अब किसी तरीके से इनका उसमें चेंज हो गया। अच्छा, उस समय तो जो आजकल की तरह एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी। उस समय फ्लिकर लाइट को देते हुए कैरेक्टर चेंज करना होता कि वो फ्लिकर लाइट दिया और उसी में इन्होंने अपना जो धोती पहने हुए थे, जेंट्स धोती, उसको खोला और तुरंत उसको सिर पे लपेटा और ये लेडीज के टोन में बात करने लगे। और वो लेडी जो थी उसने वो धोती जो सिर पे थी उसको कमर में खोसा और जेंट्स बन गई। बहुत अच्छी कॉमेडी की एक मिसाल थी वो। तो ये सब चीजें, कुछ चीजें आपने जो बताया मुझे याद आई, मैं भी बहुत छोटा था तब, काफी याद जी। हाँ। चलिए, और कुछ आपको कहना तो नहीं है? मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए, जो मैंने बचपन में देखा है, एक जुनून होता था इन लोगों के में, अपनी जेब से पैसे लगा करके ड्रामा प्रोडक्शन सब में लगते थे, क्योंकि देखिए ड्रामा में खर्च होता है, पैसा खर्च होता है, म्यूजिक को आपको देना है, विंग्स को, सेट्स को देना है, मेकअप को देना है, फीमेल आती जाती है उनको कन्वेंस देना है। तो ये सब ये लोग अपनी तरफ से पैसे लगा के करते थे, क्योंकि चंदे के नाम पे बहुत कम पैसा आता था। आज वो सब चीजें खत्म हो गई हैं। तो यदि पॉसिबल हो, आज का यूथ, आज का बच्चा, यंगस्टर्स थोड़ा बहुत समय निकाल करके और अपने इन जो लाइव परफॉर्मेंस होता है ड्रामा का, इसमें रीटेक नहीं होता है। डिफरेंस ये है कि जो हम शूट करते हैं, जो टीवी के सीरियल शूट होते हैं, कट टू कट होता है, कितनी भी बार रीटेक हो सकता है। ये इसमें शूट इसलिए बहुत ही ध्यान से, मनोलगन से इसको करना होता है। एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, बाद में चले गए, आप शायद उनको पहचानते होंगे, मिस्टर विश्वजीत कर। हाँ, वो बॉम्बे में है, बॉम्बे बैंक में काम करते थे। हाँ, वो आरबीआई में थे। वही बहुत कम एज से बहुत अच्छे स्टूडेंट थे वो, बहुत अच्छे स्टूडेंट थे। उनके इंटरमीडिएट में बहुत हाई मार्क्स आए थे। उसके बाद भी उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ आरबीआई में सिलेक्ट भी हुए और उन्होंने समय निकाल के ये किया। कई नाटकों में किया। मिस्टर दीपक विश्वास और मिसेस बानी विश्वास जो आज हैं, उनको हम बचपन से जानते हैं, उनका भी अप्रतिम योगदान है, अप्रतिम योगदान है। आज तक अपने स्वास्थ्य कारणों से डाउन होने के बाद भी आज तक वो एक्टिव है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक ज्वाला को जगाए हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात, बंगालियों में एक ज्वाला को जगाए हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। उनके बच्चे भी बहुत शानदार स्थानों पे इस समय स्थापित हो चुके हैं उसके बाद भी। तो हमें एक चीज, आपके पिताजी तो कलाकार थे, आपने क्यों नहीं कला को इसको अपनाया? सर, मैं स्कूल डेज में से लेके कॉलेज डेज तक कॉलेज के कार्यक्रमों में किया मैंने, और उसके बाद कुछ कारण ऐसे रहे, जॉब रहा और कुछ ओपनिंग्स ऐसी नहीं मिल पाई, भाग भी कहेंगे। लेकिन आपको एक चीज बता दूं, जब आप पूछ ही रहे हैं, तो मेरे फादर के जो जीन्स हैं, जो एक्टिंग के गुण हैं, वो मेरे बेटे में आए। अच्छा। वो कानपुर का फर्स्ट स्टैंड अप कॉमेडियन बना। अच्छा। हाँ, वो कानपुर में के बाद वो 4 साल तक हम लोग बॉम्बे और लखनऊ, कई दूरदर्शन पे, कई चैनल्स पे, कलर्स चैनल्स पे एक छोटे मियाँ 2 प्रोग्राम आता था। अच्छा, छोटी में। तब इनकी उम्र 7 या 8 साल की थी, यंगेस्ट परफॉर्मर थे ये। तो वहां पे गए, 6th राउंड तक, 7th राउंड तक ये परफॉर्म किए। सबको मालूम है वो, तो उसके चैनल्स में भी वो हैं। सचिन पेलगांवकर जो कि, और रवीना टंडन, ये सब उनके जजेस थे। अच्छा। उसके बाद लखनऊ दूरदर्शन में 10 साल के बाद
2011 में जो न्यू ईयर्स का प्रोग्राम आता था लखनऊ दूरदर्शन में, उसमें इनकी शूटिंग अलग से हुई थी। अच्छा अच्छा राजू श्रीवास्तव के जोक्स और इनके जोक्स पैरेलली चल रहे थे। अच्छा। जब शो हुआ था 31 तारीख को, अच्छा। हाँ, तो इनके वो आए थे, वो एक प्रोग्राम हुआ था। एक मस्ती की पाठशाला एनडीटीवी इमेजिन में आई थी, हाँ हाँ, उसमें भी इनकी शूटिंग हुई थी। हाँ, कुछ एपिसोड्स दिखाए गए, कुछ उसके बाद नहीं दिखाए गए। उसके बाद कानपुर में आईआईटी में, एचबीटीआई में, जहाँ जहाँ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में बड़े बड़े प्रोग्राम होते थे, इनको चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में बुलाया जाता था। अच्छा, तो आपने जो पूछा, जो मैं नहीं कर पाया, आगे वो बेटे में इनके आगे। ग्रैंडसन, मतलब मेरा बेटा संजोग बैनर्जी, हाँ। उसने बहुत कुछ रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का, कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है।